कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुनसान इलाके से होती है। यह एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। तभी अचानक आसमान से एक अनजान ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में नीचे गिरने लगता है। यह ऑब्जेक्ट अपने पीछे आग की एक लकीर छोड़ते हुए उस बंजर जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। अगले दिन सुबह के टाइम बिल नाम का एक एम्प्लॉई एक डैमेज सेल टावर को रिपेयर करने के लिए अपनी गाड़ी से निकलता है। जब वह अपनी गाड़ी से बाहर आता है और टावर की तरफ आगे जाता है तो उसे पास के कस्बे के बाहर एक छोटा सा कुत्ता घूमता हुआ नजर आता है। वह उस जानवर को प्यार करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक मरा हुआ चूहा है जिसकी बॉडी पर कोई बहुत ही अजीब और चिपचिपा लाल सब्सटेंस लगा हुआ है। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते बिल उस अजीब सब्सटेंस को टच कर लेता है। तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी में एक बहुत तेज दर्द उठने लगता है। उस दर्द से तड़पते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी स्किन के अंदर कोई कीड़े जैसा क्रीचर रेंग रहा हो जो धीरे धीरे उसके दिमाग की तरफ ऊपर जा रहा है। इसी दौरान पास वाले कस्बे में साइमन नाम का एक लड़का अपनी खिड़की के बाहर अजीब सी आवाजें सुनकर अचानक नींद से उठ जाता है। वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं उठती तो वह सीधा अपनी आंटी जोएन के पास जाता है और उन्हें इस डरावनी आवाज के बारे में सब कुछ बताता है। जोएन तुरंत अपने बिस्तर से उठती है और अपने कोवर्कर लूक को कॉल करके सेल टावर रिपेयर वाले काम के बारे में पूछती है। लूक उसे बताता है कि बिल उस टावर को ठीक करने के लिए काफी पहले ही जा चुका है, मगर तब से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। जोएन कहती है कि नेटवर्क डाउन है, इसलिए वह अपने काम पर जाते हुए खुद ही उस टावर को चेक कर लेगी। तभी अचानक से उनका कॉल कट जाता है। परेशान होकर जोएन अपना फोन रख देती है। फिर वह अपनी बहन समांथा को बताती है कि शनिवार को मूवर्स आने वाले हैं। वह जल्द ही शहर में शिफ्ट होने वाली है, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड भी नजर आती है। इसके बाद जोएन अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी से सीधा सेल टावर की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह टावर तो पूरी तरह से टूट चुका है। जैसे ही वह उस फेंसिंग वाले एरिया के अंदर जाती है, उसे वहां एक लोकल टेक्नीशियन दिखाई देता है जो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था। जोएन उससे पूछती है कि क्या कल रात यहाँ कोई भारी तूफान आया था, लेकिन वह टेक्नीशियन इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर कोई इतना बड़ा तूफान आता तो कस्बे के सभी लोगों को जरूर पता चल जाता। वह आगे बताता है कि टावर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है और अब एक नया टावर लगाने में कम से कम एक दिन का टाइम तो लगेगा ही। यह सब सुनकर जोएन थोड़ी टेंशन में आ जाती है और फिर वह कस्बे की तरफ वापस लौटती है ताकि लोकल लोगों से पूछ सके कि क्या कल रात उन्होंने कोई अजीब घटना देखी है। वह रास्ते में एक कैफे पर रुकती है और उसके ओनर से बात करती है, लेकिन उसे कोई भी काम की बात पता नहीं चलती। उसी कैफे के किचन में शेफ एंथनी काम कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से अपने कुत्ते के रोने की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर चेक करने जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजती है। इसके थोड़ी देर बाद एंथनी सड़क पर एकदम बिना होश के इधर उधर भटकता हुआ नजर आता है। जोएन और उस कैफे का ओनर उसे इस तरह अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं और उसे आवाज भी लगाते हैं, लेकिन एंथनी उनकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। जोएन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वह अपनी गाड़ी की तरफ वापस जाने लगती है, मगर तभी जमीन पर खून देखकर वह एकदम सुन्न पड़ जाती है। उन खून के निशानों के पीछे पीछे चलते हुए वह कैफे की फेंसिंग तक पहुंचती है। वहां उसे एंथनी का पेट बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है। उस कुत्ते की बॉडी से भी वही अजीब सा लाल सब्सटेंस बाहर निकल रहा था। यह सब देखकर जोएन को समझ आ जाता है कि कस्बे में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। वह अपनी गाड़ी की तरफ वापस लौटती है। रास्ते में उसे कुछ टीनेजर्स का एक ग्रुप एक पुरानी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ दिखता है। वह उनसे जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने एंथनी के पीठ के साथ कुछ भी अजीब होते हुए देखा है। वो टीनेजर्स कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर सुबह के टाइम वह कुत्ता बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। जोएन उनसे कहती है कि अगर उन्हें कुछ भी याद आए तो वह उसे जरूर बताए, और फिर वह वहां से निकल जाती है। वहां से निकलने के बाद जोएन सीधा क्लिनिक पहुंचती है और लूक को उस मरे हुए जानवर वाली बात बताती है। वह लूक से कहती है कि वह उसे एग्जामिन करे ताकि मौत का असली कारण पता चल सके। इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाती है और रेडियो का यूज करके बिल से कांटेक्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। एकदम सन्नाटा होता है। इसी बीच कस्बे की दूसरी तरफ समांथा अपनी लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। वह नोटिस करती है कि उसका बेटा बैम और उसके दोस्त खिड़की से बाहर किसी चीज को घूर रहे हैं। जब वह खुद पास जाकर बाहर की तरफ देखती है तो वह हैरान रह जाती है।
वहां बिल एकदम बुत की तरह बिना हिले डुले खड़ा हुआ था और हवा में किसी चीज को घूर रहा था। घबराहट में समांथा दरवाजा खोलकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन बिल कोई भी रिस्पांस नहीं देता। वह डर जाती है और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर वापस चली जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में जोएन और लूक से मिलने के लिए एंजेला आती है। एंजेला एक लोकल जियोलॉजिस्ट है और उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। वह काफी एक्साइटेड होकर उन दोनों को बताती है कि उसके पास उन्हें दिखाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वह जोएन को डिजर्ट वाले एरिया में ले जाती है और पथरीली जमीन पर बना एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाती है। एंजेला समझाती है कि यह गड्ढा बस एक ही रात में बना है और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट आसमान से यहाँ आकर गिरा हो। जोएन उसकी यह आसमान से ऑब्जेक्ट गिरने वाली थियरी सुनती तो है, लेकिन उसे इस बात पर पूरा यकीन नहीं होता। फिर भी वह उस पूरे एरिया को सील करने और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑर्डर देती है। इस दौरान स्कूल के अंदर समांथा, बिल और बाकी सभी बच्चों पर पूरी नजर रख रही होती है। बिल का वो अजीब बर्ताव उसे अंदर तक डरा रहा था। जब वह बाहर आकर देखने की कोशिश करती है कि बिल कहाँ गया, तो उसे पता चलता है कि वह वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुका है। ये देखकर समांथा और भी ज्यादा डर जाती है। वह जल्दी से सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें एक दूसरी क्लास में ले जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। वह बच्चों से कहती है कि वे किसी भी हालत में बाहर ना आए। इसके बाद वह भागकर ऑफिस में जाती है और रेडियो के थ्रू जोएन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कई बार ट्राई करने के बाद फाइनली उसकी बात जोएन से हो जाती है और वह उसे यह डरावनी बात बताती है कि उसने बिल के हाथों में खून लगा हुआ देखा है। यह सुनकर जोएन भी टेंशन में आ जाती है। वह समांथा को बच्चों के साथ ही छिपकर रहने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह बस वहां पहुंचने ही वाली है। जोएन जब भागते हुए स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि बिल बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़ा है। उसका पूरा चेहरा उस लाल सब्सटेंस से सना हुआ था और उसकी आंखें एकदम बेजान और खाली लग रही थीं। जोएन उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बिल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तभी समांथा भागकर उनकी तरफ आती है, मगर जोएन उसे वहीं दूर रुकने के लिए बोलती है और खुद रेस्टरूम चेक करने के लिए अंदर जाती है। अंदर जाने पर जोएन देखती है कि फर्श पर हर तरफ खून ही खून फैला हुआ है। जैसे ही वह एक स्टॉल का दरवाजा खोलती है, अंदर का खौफनाक नजारा देखकर वह डर के मारे एकदम सुन्न पड़ जाती है। वह तुरंत बाहर वापस आती है और अपनी गन निकालकर सीधा बिल के ऊपर तान देती है। फिर वह उसे इस भयानक जुर्म के लिए अरेस्ट कर लेती है। उसी समय समांथा यह देखने के लिए रेस्टरूम के अंदर चली जाती है कि आखिर बिल ने वहां क्या किया है। अंदर जाकर जब वह बिल की ही बेटी की बेरहमी से काटी गई लाश देखती है तो वह सदमे से लगभग बेहोश ही होने वाली होती है। तभी उसे पास वाले स्टॉल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलती है तो अंदर एक छोटा सा लड़का डरा हुआ छिपा बैठा था। समांथा तुरंत उस बच्चे की आंखों पर हाथ रख देती है ताकि वह यह डरावना नजारा न देख पाए और उसे जल्दी से बाहर निकाल लाती है। बाहर जोएन बिल को हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी में बिठा रही होती है। दूसरी तरफ कस्बे में लूक को एंथनी का वो सड़कों पर अजीब तरह से भटकना काफी सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वह उसका पीछा करने का डिसीजन लेता है। तभी लूक को ऊपर एक बालकनी से कुछ टीनेजर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह ऊपर की तरफ देखता है तो वो बच्चे बताते हैं कि वे बाहर घूम रहे उन अजीब लोगों से छिपने के लिए यहाँ आए हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई उन्हें यहाँ से बचाकर ले जाए। वे बताते हैं कि दरवाजे लॉक होने की वजह से वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यह सुनकर लूक अपनी गन निकालता है और बिल्डिंग के अंदर जाकर उस जगह को सर्च करने लगता है। वहां उसे मार्श नाम की एक लड़की छिपी हुई मिलती है। मार्श रोते हुए लूक को बताती है कि एंथनी ने उस पर जानलेवा अटैक किया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसे भागकर यहाँ छिपना पड़ा। लूक उसे तसल्ली देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और वह उसे सेफ जगह पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एंथनी वहां आ धमकता है और लूक के ऊपर झपट पड़ता है। एंथनी बहुत ही पावरफुल तरीके से लूक को उठाकर फेंक देता है। अगले ही पल एंथनी पूरी स्पीड से मार्श की तरफ भागता है, उसका सिर अपने हाथों में पकड़ता है और बहुत जोर से दीवार पर दे मारता है। मार्श को बचाने के लिए लूक तुरंत अपनी गन से फायर कर देता है और गोली सीधा एंथनी के पैर में जाकर लगती है। दर्द से बुरी तरह चिल्लाते हुए एंथनी वहां से भाग निकलता है। लूक जब उसका पीछा करता है तो रास्ते में उसके सामने डीन आ जाता है। डीन के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही डरावने लक्षण दिखाई दे रहे थे। अचानक डीन वहां से भागने लगता है और लूक भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। डीन भागकर अपने घर पहुंचता है और अपनी ही पत्नी के ऊपर जानलेवा अटैक कर देता है। वह उसका गला पकड़ता है और बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़ देता है। ठीक उसी टाइम जोएन भी डीन के घर पहुंच जाती है और उस औरत की लाश देखकर बुरी तरह डर जाती है। वहां लूक और जोएन दोनों मिल जाते हैं
और वे मिलकर डीन को ढूंढने लगते हैं। जल्द ही उन्हें डीन मिल जाता है, जिसने अपने छोटे से बेटे को गोद में पकड़ा हुआ था। जोएन उस पागल हो चुके आदमी को शांत करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे आगे बढ़कर उस बच्चे को चेक करना चाहती है, लेकिन डीन एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मजबूर होकर लूक को अपनी गन चलानी पड़ती है और वह डीन को गोली मार देता है। जैसे ही डीन की बॉडी जमीन पर गिरती है, उन दोनों को कुछ और भी ज्यादा खौफनाक चीज नजर आती है। एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जैसा क्रीचर जमीन के अंदर गायब हो रहा था। इससे पहले कि वे इस सदमे से बाहर आ पाते, उन्हें पता चलता है कि जॉम्बी बन चुके बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों ऑफिसर्स भागकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पूरी स्पीड में पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही वे सबसे पहले एक डॉक्टर को कॉल करते हैं और उससे बिल की कंडीशन चेक करने के लिए कहते हैं। एक छोटे से चेकअप के बाद डॉक्टर जोएन को बताता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा है। ये सुनकर वे लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जोएन धीरे धीरे बिल से बात करने की कोशिश करती है। अब ऐसा लग रहा था कि बिल को थोड़ा बहुत होश आ रहा है। जोएन एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि उस सुबह आखिर क्या हुआ था। बिल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए एक्सेप्ट करता है कि उसके दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जिन्होंने उसे यह भयानक जुर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। वह कहता है कि उसे पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह खुद की बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वह उन दोनों के सामने भीख मांगने लगता है कि वे उसे गोली मार दें। तभी अचानक बिल के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह से डरावना हो जाता है और उसके अंदर से किसी और की आवाज आने लगती है। वह आवाज दावा करती है कि उसी ने उस लड़की की गर्दन तोड़ी है और उसकी जान ली है। यह सब देखकर जोएन अंदर तक डर जाती है। वह लूक को आर्डर देती है कि वह कस्बे के सभी नॉर्मल लोगों को इकट्ठा करे और सेफ्टी के लिए उन्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन के अंदर ले आए। ऑफिस में वापस आने के बाद जोएन और लूक के पास एंजेला का कॉल आता है। वह काफी घबराई हुई थी और कहती है कि वह अभी इसी वक्त यह कस्बा छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजेला अपनी गाड़ी से उस तूफान से आगे निकलने की बहुत कोशिश करती है। अपनी दोस्त की फिक्र करते हुए जॉय तुरंत अपनी गाड़ी निकालती है और कस्बे के बाहर वाले इलाके से एंजेला को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। उधर स्कूल में समांथा को फील होने लगता है कि उसके आसपास मौजूद अजनबी लोग उसे लगातार घूर रहे हैं। जॉय की बात मानते हुए वह भी पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन लेती है। जैसे ही वे सभी लोग गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं, उनका पूरा ग्रुप एक डरावना नजारा देखकर अपनी जगह पर जम जाता है। एक सुपरनैचुरल क्रीचर वहां लोगों पर अटैक कर रहा था और उन्हें खींच खींच कर जमीन के अंदर ले जा रहा था। जैसे तैसे जब वह खतरा वहां से टलता है तो समांथा अपने ग्रुप को लेकर सेफली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पहले से ही कुछ लोगों ने पनाह ली हुई थी और बाकी लोग अपने अपने घरों में अंदर से लॉक थे, लेकिन यह इन्फेक्शन कस्बे के कई घरों तक पहले ही पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिलीज ही खत्म हो गई थीं। रात होने के बाद जॉय उस नौजवान लड़के को अपने साथ लेती है जो पुलिस स्टेशन में छिपा हुआ था। वे दोनों बाहर निकलते हैं ताकि कस्बे में अगर कोई और बचा हो तो उसे ढूंढ सकें। इस दौरान लूक और सैमंथा स्टेशन के बाहर पहरा देते हैं और जो भी लोग आ रहे थे उन्हें सेफ जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। अपने इस मिशन पर जॉय और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि इन्फेक्टेड लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे पड़ गई है। वे लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और एकदम सही टाइम पर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर से जब वे खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें हवा में गूंजने वाली एक बहुत ही भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई पड़ती है। जब वे उस आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्रीचर उन इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके मार रहा है। यह सब जानने के लिए लूक और जॉय स्टेशन से बाहर आते हैं और उनका सीधा सामना उसी मॉन्स्टर से होता है। वह क्रीचर पास में ही मौजूद एक सेल की छत के ऊपर से बिल की डेड बॉडी को खींचता है और फिर से जमीन के नीचे गायब हो जाता है। इस अटैक के तुरंत बाद ग्रुप को रियलाइज होता है कि एक छोटी लड़की गायब है। वे लोग बिना टाइम वेस्ट किए उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर की तलाश के बाद वे एक डरावना नजारा देखते हैं। मिशेल नाम की उस लड़की पर उसकी ही इन्फेक्टेड मां अटैक कर रही थी। वे लोग भागकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करते ही हैं कि तभी वह एलियन क्रीचर फिर से जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है। वह एलियन उस मां को अपने जबड़े में पकड़ लेता है और क्योंकि उस औरत ने मिशेल का पैर पकड़ा हुआ था, इसलिए मिशेल भी उसके साथ जमीन के अंदर खींचने लगती है। उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए जॉय अपनी गन से फायर करती है और बहुत जोर से चिल्लाती है ताकि उस क्रीचर का ध्यान भटक जाए। फिर वह पास ही पड़ा एक फावड़ा उठाती है और उस इन्फेक्टेड औरत के हाथ पर जोर से वार कर देती है।
उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही वह मिशेल को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, जबकि वह एलियन उस औरत की डेड बॉडी को अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। इसके बाद वह एलियन क्रीचर सभी इन्फेक्टेड डेड बॉडीज को उस डिजर्ट वाले इलाके में ले जाता है और उन्हें एक बहुत बड़ी आग के ढेर में डालकर जला देता है। इस भयानक आग के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कस्बे से वह बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई है और आसमान में छाया हुआ धूल का वह घना बादल भी पूरी तरह से साफ हो जाता है। अगली सुबह का नजारा एकदम शांत होता है। जितने भी लोग जिंदा बचे थे वे सभी गहरे सदमे में थे और रात के उस खौफनाक मंजर को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हुए लूक जॉय से कहता है कि वह यह कस्बा छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है, लेकिन जॉय उसे मना कर देती है और वहीं कस्बे में रुकने की जिद करती है। स्टोरी के एंड में जॉय चुपचाप खड़ी होकर अपने भतीजे को सोते हुए देख रही होती है। तभी उसकी नजर उस बच्चे की बनाई हुई एक ड्राइंग पर पड़ती है। वह ड्राइंग असल में उसी रहस्यमयी एलियन क्रीचर की थी जिसने पूरी रात कस्बे में तबाही मचाई थी। इसी सस्पेंस के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भी कमाल की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।